जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। नाइस टू मीट यू बाबा साहब। कास्ट कैसे? जाति प्रथा क्या है, इसका मूल कारण कैसे ये पूरे भारत में फैली, चलिए समझते हैं बाबा साहब द्वारा रचित उनके निबंध भारत में जाति प्रथा के माध्यम से। मित्रों, बाबा साहब जाति प्रथा का मूल कारण सजातीय विवाह को मानते हैं, अर्थात अपनी ही जाति में शादी करने को मानते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम ये समझ पाए कि लोग अपनी जाति में शादी करते ही क्यों हैं, तो हम जाति प्रथा के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं और जाति प्रथा की उत्पत्ति को समझ सकते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक वर्ग है जो जाति बनाना चाहता है, तो सबसे पहले वह अपनी जाति की एक परिधि तैयार करेगा और उस परिधि के भीतर रहने वाले लोगों के लिए विवाह संबंधी नियम बनाएगा। वह सबसे पहले नियम बनाएगा कि उस परिधि के भीतर रहने वाले लोगों को अपनी जाति के भीतर ही शादी करनी है। इस तरीके से वह जाति प्रथा को संचालित करेगा। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में उनके सामने एक समस्या आएगी, वो यह है कि हर वर्ग में स्त्री पुरुष की संख्या समान होती है और सामान्यतः देखा जाता है कि पति के मरने पर पत्नी बच जाती है या पत्नी के मरने पर पति बच जाता है। तब इन बचे हुए स्त्री पुरुषों की उनको व्यवस्था करनी होगी। अगर ये बचे हुए स्त्री पुरुष अपनी जाति में शादी कर लेते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं, तो फिर कुछ लोग शादी से वंचित रह जाएंगे, या ये अपनी जाति की परिधि के बाहर शादी करते हैं तो फिर जाति प्रथा का नियम टूट जाएगा। तब यह जरूरी है कि इनकी कुछ खास व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि विधवा की व्यवस्था किस प्रकार वह वर्क करेगा। पहला उपाय हो सकता है कि उसको उसके पति के साथ ही जला दिया जाए। यह एक अव्यावहारिक तरीका है, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इससे ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात साबित होती है। दूसरा उपाय अपनाया जा सकता है कि उसको आजीवन विधवा रहने के लिए प्रेरित किया जाए या मजबूर किया जाए। इस तरीके से हम विधवा की व्यवस्था उस वर्ग में या उस जाति में कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि उस बचे हुए पुरुष की वह वर्ग किस प्रकार व्यवस्था करेगा। पहला उपाय हो सकता है कि उसको पत्नी के साथ जला दिया जाए, लेकिन चूंकि वो पुरुष है और पुरुष का हमेशा से ही महत्व रहा है और वो ताकतवर भी होता है, इसलिए उसको जलाना संभव नहीं। तब कोई दूसरे उपाय अपनाने होंगे। पहला हो सकता है कि उसको आजीवन विधुर रहने के लिए प्रेरित किया जाए, अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए उसको कहा जाए, लेकिन ये भी हमेशा संभव नहीं है। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि उसको उसी जाति के भीतर पत्नी मुहैया कराई जाए। तब ऐसा हम कर सकते हैं कि एक ऐसी बालिका का उससे विवाह कर दे जो अभी विवाह योग्य नहीं है। तब जाकर के वो वर्ग अपनी जाति को संचालित या कायम रखने में सफल हो पाएगा। अब इस वर्ग की संरचना को देखिए और हमारे भारतीय समाज की संरचना को देखिए। किस प्रकार जाति को बनाए रखने के लिए सजातीय विवाह जरूरी है और सजातीय विवाह को बनाए रखने के लिए सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध और बाल विवाह जैसी कुरीतियां जरूरी हैं। और ये सभी कुरीतियां हमें अपने भारतीय समाज में देखने को मिल जाती। अब हम ये समझ चुके हैं कि कैसे जाति प्रथा काम करती है या कैसे बनी या उसका मैकेनिज्म क्या है। मित्रों, अब दूसरा प्रश्न उठता है कि वह पहला वर्ग कौन सा था जिसने सबसे पहले जाति बनाई। इस पर बाबा साहब उत्तर देते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति यानी कि ब्राह्मण जाति में प्रचलित है और ब्राह्मण जाति का हिंदू समाज संरचना में विशेष स्थान है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जाति प्रथा सबसे पहले ब्राह्मणों ने बनाई हो। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि जाति प्रथा ब्राह्मण वर्ग से गैर ब्राह्मण वर्गों तक कैसे पहुंची या कैसे फैली। इस पर बाबा साहब बताते हैं कि अन्य समाज की तरह भारतीय समाज भी प्राचीन काल में 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य या व्यापारिक वर्ग, शूद्र या श्रमिक वर्ग आते थे। शुरुआत में व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपना वर्ण या वर्ग बदल सकता था, किंतु हिंदू इतिहास में किसी समय पुरोहित वर्ग ने अपना विशेष स्थान बना लिया और खुद को परिधि के बंद रखकर जाति प्रथा का सूत्रपात किया।
चूंकि ब्राह्मण वर्ग का हिंदू समाज संरचना में विशेष स्थान था, श्रेष्ठ स्थान था, वह श्रेष्ठ वर्ग कहा जाता था, इसलिए अन्य वर्गों द्वारा उसका अनुकरण करना लाजमी था। इस पर बाबा साहब बताते हैं कि जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार अन्य वर्गों ने भी ब्राह्मण को देख करके अपने आप को पर्दे के भीतर कैद किया। इस पर बाबा साहब गैब्रियल टाइडे के नकल के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमेशा नीचे वाले ऊपर वाले की नकल करते हैं। जिस प्रकार दरबारी राजा और नायकों की नकल करते हैं और आम जनता अपने सामंतों की नकल करती है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अन्य वर्गों ने भी ब्राह्मण वर्ग की नकल की और अपने आप को जाति की एक परिधि में बंद कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण बाबा साहब और देते हैं कि जो जातियां ब्राह्मणों के निकट हैं, वो सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी प्रथाओं का दृढ़ता से पालन करती हैं। जो थोड़ा कम निकट हैं, वो केवल 2 प्रथाओं का पालन करते हैं, जिसमें बालिका विवाह और विधवा विवाह निषेध। लेकिन जो थोड़ी और दूर है, वो केवल बालिका विवाह, जो और दूर है वो केवल जाति प्रथा का ही पालन करते। इस प्रकार से भी गैब्रियल टाइडे का जो नकल का सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज में कैसे ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपनी जाति बनाई, फिर नकल करके अन्य वर्गों ने अपनी जाति बनाई, और कुछ वर्गों ने जाति नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जब कुछ लोगों ने अपने आप को परिधि के भीतर कैद कर लिया, तो कुछ लोगों की परिधि अपने आप ही तय हो गई। जिस पर बाबा साहब कहते हैं कि कुछ ने तो अपने द्वार बंद कर लिए और कुछ ने दूसरों के द्वार अपने लिए बंद पाए, अर्थात वो अपने आप ही एक जाति में कैद हो गए। इस तरीके से हम भारत में जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति और विकास को समझ सकते हैं। मित्रों, बाबा साहब के इस निबंध पर आपके क्या विचार हैं? अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहिए नाइस टू मीट यू बाबा साहब।